students and all my friends. Today here I am here with a very much new topic, and it is very much relevant to our study culture. Especially it will be very much helpful for students. So today I am here with small tips to increase concentration in studies. Hello all, this is Dr. A. Zahra presenting this topic in Zahra's classes. So let us start with it. Coming on to the topic, students. Nowadays the technology is on its height, and due to this advanced technology, it's becoming very much difficult to concentrate in studies, and it is very hard for the students because there are various sources of distraction. हैं बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें आजकल है प्रेवलेंट हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हमारे पास हैं जो हमारे पास एक डिस्ट्रैक्शन का एक ज़रिया है, और ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम अपने हार्ड स्टडीज़ में स्टडीज़ आवर्स में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंसंट्रेशन के लिए। और पढ़ाई जो है, स्टडी इज़ नॉट ओनली टू रीड और राइट, केवल लिखना या पढ़ना एक फिज़िकल तरीके से ही नहीं है। पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स को डेवलप करना पड़ता है और उन किताबों से, उन सोर्सेज से, उन बेसिक्स से, कॉन्सेप्ट से नॉलेज को एक्वायर करना पड़ता है। सो स्टडी इज़ नॉट ओनली टू रीड और राइट एनीथिंग, बट it also involves certain amount of understanding of concepts, some basics or absorption of some kind of knowledge, whatever you are studying or whatever concepts you are learning. So many sources of distractions are there, like electronic devices, social media, peer group, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। अलग अलग तरीके के गैजेट्स हैं, अलग अलग तरीके की मोबाइल्स आ गए हैं, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं बच्चे, बहुत तरह की चीज़ें आप देखते हैं जिसमें हर तरह के लोग, हर एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, लॉट मेनी हैंडल्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट पीयर ग्रुप का मतलब आपके जो दोस्त हैं, आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनके साथ अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को शेयर करना, बैठना, उनके साथ समय गुजारना, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। सोशलिज्म है, एंड देर आर लॉट मैनी टू मेंशन। और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, दे डिफोकस स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। जो भी आपके स्टडी मैटर्स हैं, स्टडी आवर्स हैं, वो आपका ये खा जाते हैं। So students, don't worry, but there is nothing to worry about, because students, here there are some tips which are very much worked out first to improve your concentration. It has been worked by various people. It has been worked by me as well when I was studying, when I was a student. So it is very fruitful. These tips are very fruitful, and you will try to make maximum constructive usage of your study hours from these tips. I hope so you are going to do that if you follow all these tips very nicely and wisely. So मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये जितनी भी टिप्स इसमें दी हुई हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टिप्स नहीं है। ये हम डेली लाइफ में, डेली अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से हम सुनते आते हैं। हम इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से, इसको हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में हमने ट्राई किया। ऑल्दो हमारे समय में इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, बट आपके समय में, इस समय में अभी जो देख रहे हैं हम कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली उस एज ग्रुप के बच्चों को जो अभी 5th से लेके 6th से लेके, इन क्लासेस से लेके आपके 12th के लेवल के बच्चों में ज़्यादा ये प्रेवलेंट है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बहुत सारी चीज़ें लाइक गेमिंग एंड ऑल, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और इससे पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है। पेरेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फॉर यू, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैम। आप अपने बच्चों को इन टिप्स को बता सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको समझा सकते हैं,
और इससे मैक्सिमम यूज़ ले सकते हैं। बहुत छोटी और नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइफ में करनी होती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टिप, that is to create a very good study environment. स्टडी एनवायरनमेंट यानी एक ऐसा माहौल अपने घर के पास, अपने घर में, क्योंकि अब बच्चों ऐसा समय चल रहा है, लॉकडाउन है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो आपको ये अभी अनसर्टेनिटी इस चीज़ की भी है कि जो खुलेगा अभी तो नए गाइडलाइंस के साथ स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, किस तरह का वातावरण होगा, तो वो तो बाद में आएगा। पहले आप अपने घर में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि आप थ्रू आउट आपकी पढ़ाई कहीं ना रुके और आप अपनी विद्या को ग्रहण करते रहें। घर पे बैठ के भी ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज अब हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आपके पास बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मटेरियल नेट पे अवेलेबल होता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है घर पे। और ये क्यों क्रिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये ऐसा, जब कोई एक ऐसा कोना आप अपने घर में, ऐसी कोई जगह आप बना लेंगे, तो वहाँ पे आपकी लर्निंग एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक जगह आपकी स्थिर होगी, उस जगह पे आप अपनी चीज़ों को रख के अपना मैक्सिमम वक्त आप उस जगह पे गुजार सकते हैं, और वहाँ पे आपका स्टडी आवर्स जो है, जो बैठने का घंटा है, समय है, वो बढ़ेगा, और इससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके कॉन्सेंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये इस तरह से जब आप बैठेंगे तो घंटों जो समय आपको देना है, जो आपका दिमाग विचलित होता है, कहीं दिमाग डाइवर्ट होता है किसी चीज़ को लेके, आप मूव कर जाते हैं, किताबों से हट जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, एक जगह पे पहले आप केंद्रित होंगे। तो पहले अपने आप एक जगह बनाएं जहाँ कि आप अपने आप को पूरे तरीके से केवल अपने साथ, अपनी किताबों के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ आप हों। क्यों ज़रूरी है, हाउ टू क्रिएट, कैसे बना सकते हैं आप इस तरह का एनवायरनमेंट। अभी क्यों आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो मैंने बताया। आपको एक एकांत की ज़रूरत है, आप अपनी किताबों के साथ हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल के साथ हो सकते हैं, आप स्वयं अपने साथ हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग सोर्सेज यहाँ पे कम होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है घर पे। और कैसे बना सकते हैं इन एनवायरनमेंट को, हाउ टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट? सबसे पहले तो एक ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ की डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सिलेक्शन ऑफ स्पेस फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यानी कौन से स्पेस, कैसे डिस्ट्रैक्शंस हो, जैसे कि अगल बगल की आवाज़, नॉइज़ ऑफ व्हीकल, हॉकिंग ऑफ व्हीकल, या किसी अगल बगल में किसी तरह का शोर शराबा, इस तरह की नॉइज़ का जो वो है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। या फिर कहीं से कुछ ऐसे व्यूज़ या विजुअल्स आपको नज़र आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहाँ की आपका सोर्स है कि आप वहाँ डाइवर्ट हो जाएं, उसको देखते रहें और आप डाइवर्ट हो जाएं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्टिव प्लेस को नहीं बनाना है अपना स्टडी प्लेस, बल्कि ऐसी जगह को आपको अपना स्टडी प्लेस चुनना है जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, किसी भी तरह का वहाँ से आप माइंड डाइवर्ट ना हो सके। सेकेंड इज टू सिलेक्ट इल्यूमिनेटेड स्पेस। इल्यूमिनेटेड यानी जहाँ पे रोशनी भरपूर हो, चाहे नेचुरल हो, खिड़की हो, दरवाजे अच्छे हों, जहाँ की लाइट, नेचुरल लाइट जो है वो रूम में एंटर हो रही हो, इस तरह की स्पेस आप क्रिएट करें, इस तरह की जगह आप बनाएं। अगर है ऐसी जगह तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप ऐसी जगह चुने जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइट मिल सके, जिससे कि आपकी किताबें, उसमें लिखी हुई चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख सकें और आप पूरी तरीके से उसके ऊपर फोकस्ड हो सकें। देन वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। कीप द स्पेस प्रॉपरली वेंटिलेटेड, हवादार होना चाहिए जिससे कि आप फ्रेशनेस को भी महसूस कर सकें, आपका माइंड फ्रेश हो, हवादार कमरा हो या हवादार जगह हो, रोशनी से भरपूर जगह हो, जहाँ पे आवाज़ों का आना जाना कम हो, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो, अगर अगल बगल कोई बच्चे हों छोटे, वो उनका आना जाना कम हो। तो इससे क्या होगा कि आपका वो जो एक पढ़ने का माहौल है वो पूरी तरीके से इसमें क्रिएट होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू क्रिएट अ गुड स्टडी एनवायरनमेंट। और सबसे अंत में आपको इस जगह पे उन सारी चीज़ों को रखना है। आपका एक स्टडी टेबल होना चाहिए, वहाँ पे मटेरियल्स, आपके स्टडी मटेरियल्स लाइक आपकी स्टेशनरीज हो गई, जो राइटिंग मटेरियल्स है, चाहे वो कॉपीज़ हो गई, बुक्स हो गई, राइटिंग पैड्स, पेन, सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बुक्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास हैं, अगर बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूरी है कि वो अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के साथ बैठें।
चार्ट्स हैं, पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हों ताकि इसके लिए आपको बार बार उठना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह जब एकत्रित कर ले, वो एक माहौल बन जाता है, एक वातावरण बनता है जो कि पूरी तरीके से आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये पहली टिप हो गई, और मुझे लगता है कि ये सब लोग अपने घरों में इस तरह का वातावरण बना सकते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट यू कैन डेवलप, और ये बहुत मुश्किल नहीं है और आराम से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगनी जिससे कि आपको कुछ बाहर से खरीदना है या आपको इस पर पैसे इन्वेस्ट करने। नो, यू कैन क्रिएट सच, ये आपके पास होता है, आपके घरों में है, बस केवल ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को वहाँ पे वरीयता देने की, इम्पोर्टेंस देने की। So coming on to the next tip, and that is to make a proper study plan. This is one of the important tips. आपको अब आपने एक अपनी जगह निर्धारित कर ली, आपको वहीं पे पढ़ना है बैठ के, आपके पढ़ने के लिए सूटेबल है वो एनवायरनमेंट, तो अब आप एक स्टडी प्लान बनाएंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले अभी ये कंडीशंस दूसरी हैं जो कि एक पेंडेमिक कंडीशन है जहाँ की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं हमारे साथ, बाहर निकलने की लिमिटेशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की एक लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो पहले जब ये इस तरह का माहौल नहीं था तो आपका एक दिनचर्या होता था, एक रूटीन होती थी, देयर वाज अ रूटीन। सो वो रूटीन पहले आप कैसे देखते हैं, देखिए बिफोर लॉकडाउन या दिस पेंडेमिक रूटीन किस तरह का था। आपके ये पूरे 24 घंटे में से आपके ये आवर्स डिविजिबल हैं, और इन आवर्स में कुछ समय जो था आपका, कुछ आवर्स जो थे वो आप स्कूल में स्पेंड करते थे या कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में स्पेंड करते थे। उसके बाद आपका कुछ समय रिक्रिएशन या प्ले, छोटे बच्चे हैं तो खेलने कूदने में जाता है, या कुछ घंटे आप रिक्रिएट खुद को करने में या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने में, या इस तरह का कुछ सोशल एक्टिविटी है तो आप उसमें रिक्रिएट करते हैं। फिर आपका कुछ आवर्स जो है आपकी स्लीप में जाता है, ये आपके मैं एक रूटीन बता रही हूँ, मैक्सिमम जो आवर्स, जो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं। बाकी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो डेली की चीज़ें हैं, आपका खाना पीना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वो सारी चीज़ें इंक्लूसिव। एक टाइम आपका आता है जो कि एक मैक्सिमम पोर्शन दिख रहा है स्टडीज़ का। तो ये बिफोर पेंडेमिक या इस कंडीशन से पहले, बिफोर कोरोना पेंडेमिक जब हुआ, आउटबर्स्ट हुआ, उससे पहले का समय था आपका। एक स्कूल का समय भी हुआ करता था, उन आवर्स को आपको स्पेंड करना पड़ता था स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, जो कि अब आप नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों, हम समझ सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, सब समझते हैं, आप भी बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये एक डिप्रेशन का भी मैटर है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब का जो सीन है वो ये है। ड्यूरिंग लॉकडाउन और आफ्टर दिस थिंग, ये सीन जो आपका होगा कि आपका वो स्लॉट तो है कि आप कहीं खेल रहे हैं, घर ही में खेल रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, और तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, शादी विवाह इस तरह की चीज़ों में आप अपना समय इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह के सोशल गैदरिंग्स में, लेकिन फिर भी आप एक समय रिक्रिएशन का अब तो ज़्यादा ही हो गया है। उसके साथ आप स्लीप के आवर्स भी आपके बढ़े हैं, स्लीप आवर्स भी आप देते हैं, अच्छे से सोइए, साउंड स्लीप आप लेते हैं, लेकिन स्टडीज़ का टाइम भी आपके पास है। लेकिन सबसे बेनिफिशियल चीज़ जो है, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे, उस समय को आप सेल्फ में आप बदल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि आपको खुद को डेवलप करने में, आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, आपके डिप्रेशन को कम करने में, एज वेल एज आपके खुद को पहचानने में ये समय बहुत फ्रूटफुल है। जो आप समय स्कूल को देते थे वो समय आप सेल्फ के लिए दीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हॉबी डेवलपमेंट है, हॉबीज़ में आपके पेंटिंग, रीडिंग, स्केचिंग, गार्डनिंग, म्यूज़िक, गेम्स, या बहुत तरह की चीज़ें हैं बच्चों जो कि आप ये चीज़ आपको खुद से कनेक्ट कराएंगी, और ये समय आपको मिल रहा है क्योंकि ये स्कूल का टाइम जो है वो आपका बच रहा है। जो स्कूल आने जाने या स्कूल के जो पीरियड्स के आवर्स आप व्यतीत करते थे, जो लगाते थे, वो अब आवर्स आपको मिल रहे हैं पूरे खाली, तो आप अपने सेल्फ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक पॉजिटिव चीज़ इसमें निकल के आ रही है, और ये हेल्प करेगी आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, एज वेल एज आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी हेल्प करेगी डेवलप करने में। तो कैसे आप स्टडी प्लान बनाएंगे, तो ये आपका रूटीन मैंने समझा है। अब एक स्टडी प्लान की ज़रूरत है
क्योंकि आपका स्टडी का जो आवर्स है, आप देखिए आपके स्टडी आवर्स दोनों जगह आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों समय आपको स्टडीज़ हैं, यहाँ पे भी आपके स्टडीज़ हैं, यहाँ पे भी स्टडी आवर्स तो हैं, वो कहीं नहीं जाना है और मेन फोकस आपका यहीं पर है। प्लस यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है जिसको आपको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है, जो आपके स्टडीज़ में हेल्प करेगा। तो कैसे ये स्टडी प्लान कैसे वर्क करता है, इसको भी हम देखते हैं। स्टडी प्लान कैसे आपका वर्क करता है। पहले तो आपको एक गोल सेट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू सेट अ गोल। ठीक है, क्या गोल सेट करना है भाई, मुझे पढ़ाई करनी है तो क्या सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है और मुझे कहाँ तक जाना है। ये सब्जेक्ट जैसे आज मैंने अगर एक स्टडी प्लान बनाया है तो ये स्टडी प्लान एक बनाइए कि ऐसा ना हो कि एक दिन के लिए आपने बनाया है, बस आज पढ़ा कल छोड़ दिया। इसको आपको पूरी तरीके से कंटिन्यूअस उसमें रखना पड़ेगा। तो उसके लिए गोल सेट करना पड़ेगा। गोल का मतलब कि आप एक समय निर्धारित करेंगे कि मुझे अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको मुझे कितने समय तक उसको ख़त्म करना है, कितने समय तक उस चैप्टर को ख़त्म करना है। सपोज़ कि आपने अगर एक प्लान बनाया है, चाहे आपने कोई लैंग्वेजेस ले ली हैं, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो उसको अच्छे से एक चैप्टर को, 2 चैप्टर को, 3 चैप्टर को आपको एक गोल सेट करना है कि इन चैप्टर्स को मुझे कितने समय तक ख़त्म करना है। या फिर अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स थोड़ा थ्योरेटिकल के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं, उसके साथ आपको कितना समय देना है उन सब्जेक्ट्स को, उस एक चैप्टर का कितना वेटेज है, उस चैप्टर के हिसाब से आपको अपना एक गोल सेट करने की ज़रूरत है। और एक ऐसा सेशन प्लान करने की ज़रूरत है कि आपके डिफ़िकल्ट टास्क को वो जो है एक अचीवेबल टास्क, एक अचीवेबल पार्ट में कन्वर्ट कर सके। तो एक गोल सेट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको शेड्यूल करना है। यू हैव टू शेड्यूल योर स्टडी सेशंस विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स टू स्टडी ईच डे। हर दिन का एक टाइम टेबल आपके पास हो, हफ्ते का एक टाइम टेबल आप बना लें और उस हफ्ते में हर दिन का टाइम टेबल बना लें कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस दिन आप पढ़ेंगे और उन सब्जेक्ट्स में भी कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और उन चैप्टर्स में आपको क्या चीज़ें लेके चलनी है। इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स टू सिट वन डे एंड कंप्लीट एंटायर चैप्टर। एक दिन में आप एक सब्जेक्ट का पूरे चैप्टर्स लेके बैठ के कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, या एक ही चैप्टर लेके बैठना और उसके सारी चीज़ों को पढ़ के ख़त्म कर देना पॉसिबल नहीं है। या फिर ये आपके साथ या उस सब्जेक्ट के साथ जो है जस्टिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में एक सब्जेक्ट आप लेके बैठेंगे, वहाँ पे आपका जो एक स्टैग्नेंसी आपके ब्रेन पे आ जाएगी। तो इसको मत करिए। एक शेड्यूल प्लान कीजिए, स्टडी सेशन प्लान कीजिए जिसमें कि आप सब्जेक्ट्स को रखिए। जैसे आप स्कूल में टाइम टेबल आपके स्कूल में फॉलो होता है या कॉलेज में, उसको आप रखिए। और मत रखिए पूरे 6 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, आप 3 ही 4 सब्जेक्ट्स रखिए एक दिन के स्लॉट में। लेकिन उनको बहुत जुडिशियसली प्लेस कीजिए अपने टाइम टेबल में कि हर एक सब्जेक्ट को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम मिले। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको आप टाइम ज़्यादा दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको इजी और बहुत मैरी लगता है कि उसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, बहुत आप एंजॉय करते हैं, तो उस सब्जेक्ट से आप शुरुआत कीजिए जिसको आप एंजॉय करते हैं, ताकि उससे आपका एक पढ़ाई की तरफ जो है एक रुझान डेवलप होता जाए, कंसंट्रेशन धीरे धीरे डेवलप हो। लेकिन उन सब्जेक्ट्स को कम समय दीजिए, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा समय दीजिए। तो ये आपका एक शेड्यूल बनाइए आप एक पहले स्टडी सेशन का। ओके, फिर लॉजिकल सेक्शंस बनाइए। मेक लॉजिकल सेक्शंस फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड ऑफ स्टडी सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। अब आपने जैसे एक हफ्ते का बनाया टाइम टेबल, तो उस हफ्ते में आपने हर दिन का एक शेड्यूल बनाया, तो उस शेड्यूल में आप लॉजिकल सेशंस रखिए। जैसे अभी मैंने कहा कि लॉजिकल रखिए कि अब सोने का समय है, आपको दोपहर का टाइम है, उस समय आपने कोई ऐसा ड्राई सब्जेक्ट रख दिया कि जिसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन और ख़त्म हो रहा है। वैसे चीज़ें मत करिए। जो समय आप बहुत फ्रेश होते हैं उस समय आप प्लान कीजिए कि आप टफेस्ट सब्जेक्ट को रखें, ताकि आप मैक्सिमम कंसंट्रेट उसमें कर सकें, मैक्सिमम अपना फुल फोकस उसमें दे सकें। और एक समय वो लीजिए जो कि आपका छोटा टॉपिक है या सब्जेक्ट बहुत इजी है, आपको लगता है आप उसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो उसको कम टाइम स्लॉट दीजिए और उसको ऐसे समय दीजिए कि जहां आप बहुत लीजर टाइम लेके उसको पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं लॉजिकल सेक्शंस को डिवाइड करना। तो थ्रू आउट जो आप अगर 4 घंटे का भी स्टडी आवर प्लान कर रहे हैं, तो 4 घंटे में आप बहुत लॉजिकल तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को और प्लस अपने आप को भी जस्टिस दे सकें। ये बच्चों केवल बैठ के समय गुजारने का तरीका नहीं है। इस समय को आप
पूरा कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए ये टिप्स दी जा रही हैं। तो इसको पूरे कंस्ट्रक्टिव तरीके से कि आज मैंने अगर 4 घंटे पढ़े हैं तो 4 घंटों में मैंने कितना गेन किया है, उससे मुझे कितना मिला है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करता है। किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट फिजिक्स में है, किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, किसी स्टूडेंट के लिए मैथ टफ होता है, किसी के लिए बायो टफ होता है। तो ये हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप टफेस्ट सब्जेक्ट को उस समय लीजिए, ज़्यादा समय के लिए दीजिए जब आप बहुत फ्रेश होते हैं और जिस समय आपका मैक्सिमम फोकस आप उसमें दे सकते हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में टाइम लगता है। उस टाइम के लिए आपको वो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है जब आप बहुत फ्रेश हों। लेकिन पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए अभी एकदम से आपको स्टार्ट करना है तो आप पहले कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए कि जहाँ आपका पढ़ाई से लिंक जुड़ने लगे, और फिर आप धीरे से आप चले आइए अपने टफ सब्जेक्ट पे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कि डोंट सिट विथ सिंगल सब्जेक्ट फॉर होल डे। जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि एक पूरे दिन बैठ के एक ही सब्जेक्ट पे मत बैठिए, वो मोनोटोनी हो जाता है। और एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो वो जितनी चीज़ें आपको मगअप करनी है या जितनी चीज़ें आपको याद करनी है, समझनी है, हो सकता है वो स्टैग्नेंट हो जाए। तो आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को अपने स्लॉट में लेके चलना है, और 3 से ज़्यादा मत लीजिए, और उसमें भी आप कॉम्बिनेशंस रखिए टफ और इजी सब्जेक्ट्स की। तो एक दिन में आई वुड सजेस्ट डोंट टेक सिंगल सब्जेक्ट अ पर्टिकुलर डे। पूरे दिन बैठ के एक ही सब्जेक्ट, हिंदी पढ़ रहे हैं तो आज हिंदी पढ़ना है, आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ये आपका पढ़ाई से मन एकदम दूर करेगा और आपको कॉन्सेंट्रेशन से भी दूर करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन सबसे बढ़िया टाइम है बच्चों आपका जो स्टडी प्लान आप करें तो मॉर्निंग आवर्स को उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में माइंड फ्रेश होता है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है। आप सुबह की, आप रात भर की नींद लेके आपकी बॉडी भी जो फटीक से बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, आपकी बॉडी का पिछले दिन की थकान ख़त्म हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। जो पिछले दिन आपने अपने दिमाग में जो जोर डाला, जो आपने अपने दिमाग को यूज़ किया, खर्च किया, थक जाता है, तो वहाँ पे आपके फ्रेशनेस जो है वो मॉर्निंग आवर्स में आती है। और ये समय बहुत सूटेबल होता है, आपका माइंड ब्रेन बहुत एक्टिव होता है मॉर्निंग आवर्स में। तो आप ज़्यादातर प्रीफर कीजिए कि मॉर्निंग आवर्स को आप अपने स्टडी आवर्स में इंक्लूड करें। So this was the tip, and what is the benefit of making study plan for or a timetable? क्या benefit है इसका? सबसे पहले कि अगर आप एक टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी के लिए बैठने की हैबिट डेवलप होगी कि नहीं, मुझे 5 बजे बैठना है सुबह, तो आपकी एक स्टडी डेवलप होगी, एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपका डेवलप होगा, और आप उस हैबिट पे आप रिकरेंट एकदम काम करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि ये एक रेगुलर स्टडी हैबिट आप में डेवलप करेगा। दूसरा चीज़, आपको टाइम मैनेजमेंट इससे सीखने को मिलेगा। कंसंट्रेशन तो डेवलप होगा ही, साथ में ये इस टिप से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि भाई आपको कितना समय किस सब्जेक्ट के लिए देना है और कितना समय आपको लिखने में देना है। क्योंकि आप, एक टिप इसमें ये भी है कि जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं या आपने किसी एक टॉपिक को तैयार कर लिया बच्चों, तो ये मेरी पर्सनल आपको सजेशन है कि आप उस चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करें। इससे 2 चीज़ें क्लियर होती है। एक तो आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में भी बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि वो लिखने आता तो सारा कुछ आता है पेपर में, लेकिन उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो चीज़ों को लिख सकें पेपर में। तो ये एक हैबिट आप में डेवलप होगी राइटिंग की, जिससे आपकी स्पीड डेवलप होगी और उसके साथ साथ आपकी राइटिंग डेवलप होगी। तो ये 2 चीज़ें आप सीखेंगे, और टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे स्टडी प्लान से कि आपको एक पर्टिकुलर स्लॉट में इतना टाइम देना है और इस टाइम में ही आपको अपना ये काम ख़त्म करना है, या इस टॉपिक को या इस चैप्टर को ख़त्म करना है। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज क्लियर विजन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। इस टाइम टेबल से आपको एक विजन मिलता है कि अभी मेरा इतना सब्जेक्ट बचा हुआ है, इतना टॉपिक बचा हुआ है, और मुझे अभी इतना टाइम लगना है कि मैं ये टॉपिक को ख़त्म कर सकूं। तो आपके पास एक क्लियर कट विजन हो जाता है, ताकि, और ये विजन आपको हेल्प करता है आपके कोर्स को कंप्लीट करने में, आपको कोर्स को रिवाइज करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए टाइम टेबल का होना हर स्टूडेंट के पास बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। अब जैसे आपने 24 घंटे में आपने सपोज कि 4 आवर्स का टाइम ही आपने इस समय दिया कि मैं 4 घंटा या 6 घंटा मैं लेके पढ़ूंगा, तो बाकी समय आपके पास बचता है। बाकी रूटीन वर्क्स के बाद आपके पास इतना समय बचता है कि आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी अंजाम दे सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ के साथ काम कर सकते हैं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ बैठ सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप एक जुडिशियस तरीके से बैठ के टाइम टेबल को बनाएं, अच्छे से डिवाइड करें अपने टाइम स्लॉट्स को, और सब्जेक्ट्स को भी बहुत लॉजिकल तरीके से उस टाइम टेबल में पुट करें। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टिप। होप सो बच्चों आपको ये 2 टिप्स क्लियर हो गई होंगी। एक तो आपका एनवायरनमेंट आपको किस तरह का बनाना है स्टडी, और दूसरा आपको आपका टाइम स्लॉट कैसे बांटना है, पूरे दिन का टाइम स्लॉट। जो आप अभी स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम को आप कहाँ यूज़ करेंगे, और जो स्टडी आवर्स पहले से थे उसी टाइम की मैं बात कर रही हूँ। जो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं उस टाइम को तो आप अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वो समय जो आपका पढ़ने का रेगुलर टाइम है उसको आप डिज़ाइन कीजिए, उसको आप टाइम टेबल में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट कमिंग ऑन तो ये भी एक अहम टिप है कि स्टडी टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। ऐसा नहीं है कि आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया 4 घंटे का, तो 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ना है, ये कतई मत करिएगा। ये कंसंट्रेशन के अलावा ये आप में पढ़ाई से दूरी करने की कोशिश करेगा, फटीक लेकर आएगा, आपके दिमाग में एक स्टैग्नेंसी लेकर आएगा, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश तरीके आपको नहीं मिलेंगे पढ़ने के। तो इसके लिए आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने पढ़ाई के दौरान आप ब्रेक लीजिए। और ये ब्रेक क्यों ज़रूरी है? इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। सपोज आपने 1 घंटे का एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो आप 15 मिनट 20 मिनट एक ब्रेक लीजिए, बीच में कहीं हल्का सा वॉकिंग, शॉर्ट वॉकिंग, कहीं मूव कर लीजिए, कहीं कुछ करिए, छोटा सा ब्रेक लीजिए, किताबों से दूर, पढ़ाई से थोड़ा सा अपने आप को काट के आप 15 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। उस समय आप कुछ टी, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हैं अगर वो समय है तो, और नहीं तो फिर आप 15 मिनट का ऐसे ही एक ब्रेक लीजिए, जिससे कि आपके माइंड को ब्रेक मिले, एक फ्रेशनेस मिले आपके दिमाग को। मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। अब स्टडीज़ के दौरान जब आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें आप एक ब्रेक लेते हैं, वो ब्रेक जो है आपके लेवल, कंसंट्रेशन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है। जैसे आपने अभी 1 घंटा पढ़ाई किया, 15 मिनट ब्रेक लिया, फिर जब आप पढ़ने बैठे तो आपका कंसंट्रेशन उसमें लगेगा। लेकिन आपने अभी एक सब्जेक्ट खत्म किया, किताबें रखी, दूसरा सब्जेक्ट तुरंत निकाल दिया, तो उस सब्जेक्ट में आपको घुसने में टाइम लगेगा। हो सकता है आप 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को लेके बैठे और उसमें आपको कोई भी आपको उसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ समझ में ही नहीं आए। तो उसके लिए आपको रेगुलर ब्रेक्स लेना, 2 सब्जेक्ट के बीच में ब्रेक लेना, या बहुत लंबा आप अगर 2 घंटे का सेशन रख रहे हैं एक सब्जेक्ट में, तो उसमें बीच में आपको 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और प्लस इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये आपकी स्टेगनेंसी, अभी जो मैं बार बार कह रही हूँ स्टेगनेंसी, आपके जो एक जगह स्थिर हो जाता है, फिर उसके आगे आपके सोचने की या और याद करने की, मगअप करने की क्षमता खत्म होने लगती है। उसको स्टेगनेंसी बोलते हैं। अब स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। आप कितना भी 4 घंटा भी बैठ जाओ, लेकिन आप जहाँ रुके हो वहीं तक ही रुके रहोगे। तो वो स्टेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए एक छोटा ब्रेक बहुत ज़रूरी है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। और प्लस आप ब्रेक लेंगे तो आपके ब्रेन को आपके रिचार्ज एक मिलता है ना। एक बैटरी जैसे लो हो जाती है मोबाइल में, आज के टर्म में बताएं तो उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। रिचार्ज करेंगे तो आप में आपके मोबाइल में जैसे आप रिचार्ज करते हो तो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर फंक्शन करने लगती है। सेम आपका ब्रेन जो है वो भी डिस्चार्ज होता है कांस्टेंट उससे, तो उसको एक रिचार्ज करने की ज़रूरत है। और रिचार्ज आप कैसे करेंगे? आपको ये रेगुलर ब्रेक्स देके अपने टाइम टेबल स्लॉट में रेगुलर ब्रेक्स देना है आपको। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े तो 1.5 घंटा आपने ब्रेक ले लिया, नो, 15 to 20 छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है। तो बच्चों ये तीसरा टिप हो गया जो कि आपके लिए बेनिफिशियल, और ये सभी लोग आपको बताते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में भी आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद एक ब्रेक होता है, या गेम्स पीरियड रख दिया जाता है, बीच में आर्ट्स पीरियड रख दिया जाता है, ताकि वो आपके को फटीक ना हो, आपकी स्टेगनेंसी को वो ब्रेक करने के लिए होता है। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग टिप है बोलते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में
उसके बहुत मेरिट्स भी हैं तो डीमेरिट्स भी हैं बच्चों। मेरिट्स की तरफ कोई नहीं जाता, उसके पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम हम लेते हैं अपने संज्ञान में, लेकिन नेगेटिविटी बहुत जल्दी खींचती है किसी भी चीज़ को। तो जो मेन डिस्ट्रैक्टिव सोर्सेज हैं आजकल, बच्चे जो कहते हैं मेरा पढ़ने में मतलब मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट मैं नहीं कर पाता हूँ, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, तो उसका मेजर सोर्स यही है, डिस्ट्रैक्शन जो है। और इसको आपको अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स को। सबसे पहले तो आप जब पढ़ने बैठें, जहाँ भी आप पढ़ने बैठें, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर देना है, उसको रखना ही नहीं है अपने पास। या आप अगर रख भी रहे हैं समय देखने के लिए या कुछ और चीज़ देखने के लिए, उसमें कुछ अगर हो सकता है आपके स्टडी मटेरियल हो, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कीजिए कि वो आपको कहीं से डिस्ट्रैक्ट ना करे। इट्स बेटर टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर फोकसिंग ऑन स्टडीज। उसको एकदम बंद कर दीजिए, ना वो चालू होगा ना वो आप उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा टिप है कि यूज़ इंटरनेट जुडिशियसली एंड वाइजली। अब ये मैं बताती हूँ आपको कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट में आपने कोई चीज़ सर्च करने के लिए आपने कोई एक सर्च इंजन आपने खोला, आपने कोई चीज़ आपने सर्चिंग में डाली, लेकिन उसके साथ रिलेवेंट भी कुछ और भी टॉपिक्स निकल आते हैं, फिर आप उस पर बैठ जाते हैं, आप उस पर स्विच ऑन हो जाते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आप स्विच ऑन हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो मेन सर्च पॉइंट है, जो मेन सर्चिंग का जो आपका एक समय था या मुद्दा था, वो आप भटक जाते हैं उससे, और आप दूसरे या तीसरे टॉपिक पे भटक जाते हैं, जो कि आपकी सर्च से इररिलेवेंट है, जो कि आपकी पढ़ाई के सर्च से इररिलेवेंट है, उससे आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पे आप अपना समय बर्बाद करें, आप यू गो ऑन स्क्रॉलिंग, आप स्क्रॉल करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे आप टर्न करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक मिलेगा, आप वहाँ मूव ऑन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, आपको कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं मिलेगी, और आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, और उसके साथ साथ आपका समय भी किल होगा, और यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर व्हेन यू यूज इंटरनेट, यूज इट फॉर द particular purpose you have, you are using it for particular subject or for a particular search। उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए। you have to use it very wisely and judiciously। ये आपको अपने ऊपर संयम रख के देखना पड़ेगा। देन अवॉइड चैटिंग इन ग्रुप्स। आजकल ये बहुत प्रिवलेंट है, हर तरह के ग्रुप्स हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, वेरियस ग्रुप्स आर देयर, फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक चैट शुरू होती है, आप उसको आंसर करने के लिए दूसरे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या दूसरे ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चैटिंग में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ें कुछ नहीं आती इसमें, आपका केवल समय बर्बाद होता है, और उसके साथ साथ आप हो सकता है कुछ ऐसी इररिलेवेंट बातें इन चैट्स में हो जो कि आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से भटका भी सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग सोर्स जो है वो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी के सामने भी मत बैठिए पढ़ने के टाइम, टीवी अगर चल रहा है बंद करा दीजिए। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, नॉइज़ कहीं पे भी आ रही है जिस रूम में या जिस जगह पे, वो नॉइज़ को आपको ख़त्म करना है। नॉइज़ बहुत कम आए आप तक, तो टीवी हो गई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, आपके वॉकमैन हो गया, आपका म्यूज़िक सिस्टम हो गया, या कोई भी इस तरह की चीज़ें, सबसे बढ़ के मोबाइल हो गया, इसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंटरनेट को भी यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए, बाकी सर्चेस को आप वहीं पे रोक दीजिए जो इररिलेवेंट हैं। और लास्ट है आपका, चैटिंग ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व कम होइए, ये आपका समय किल करता है और डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिप इज सेल्फ स्टडी। ये तो सारी चीज़ें हो गई जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमारे तक, हमको अपने तक बांधने के लिए, अपने तक पकड़ने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए सेल्फ स्टडी, पढ़ाई में खुद को तल्लीन करने के लिए, खुद को एंग्रॉस करने के लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। बेशक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आजकल, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब यही एक सोर्स, एक यही ज़रिया है आपको अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का, जब तक कि कोई नई गाइडलाइंस नहीं आती हैं। तो वो तो है ही है, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, बेस्ट लेक्चर्स को आप देखिए, उसमें बेस्ट लेक्चर्स को आप फॉलो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद के साथ भी कनेक्ट होइए। क्यों? क्योंकि इट अलाउज यू टू सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बहुत लंबे समय के लिए आप बैठ सकते हैं। सपोज कि एक फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक टॉपिक आप लेके बैठे हैं, लेकिन आपने लेक्चर भी सुन लिया, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, या उससे आपने थोड़ा बहुत कनेक्ट किया, लेकिन जब आप एक लंबा समय बैठेंगे खुद के साथ और उस सब्जेक्ट के साथ,
तो मुमकिन है कि आप वो फंडामेंटल ज़्यादा बेहतर तरीके से और बहुत डेप्थ में आप समझ सकें। तो सेल्फ स्टडी वो सोर्स है जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा स्टडी आवर्स आप दे सकते हैं, ज़्यादा समय आप अपने किताबों के साथ गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप केवल आप और आपकी किताबें और आपका सब्जेक्ट होता है। इसमें ना तो कोई बीच की चीज़ें होती हैं, ना तो कोई मोबाइल होता है, ना तो कोई टीवी होती है, ना तो कोई आपके सामने होता है। आप केवल आप और आपकी बुक्स होती हैं और यहाँ पर आप एंग्रॉस होते हैं अपने सब्जेक्ट के में, और ये आपका कंसंट्रेशन डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान है सेल्फ स्टडी का, वो आपको करना है। दूसरा, इट हेल्प्स डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स मच स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। आप अपने कॉन्सेप्ट्स अगर खुद से बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आप में बहुत डेप्थ और बहुत समय तक, लाइफ लॉन्ग आप में वो रहता है। आप मगअप करेंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे, आप उसको मगअप कर लेंगे तो बहुत समय तक नहीं रहता, लेकिन जो समझी हुई चीज़ होती है, स्वयं आप खुद समझ के अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। और इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ सेल्फ स्टडी आपने करनी शुरू करी, वहाँ आपका कंसंट्रेशन का लेवल जो है वो बहुत आराम से बढ़ता है। देन इट बूस्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अलॉट। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर आपने एक प्रॉब्लम, सपोज मैथ का ही मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कि आप अगर मैथ का एक प्रॉब्लम लेके बैठे और आपने एक प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपने आज एक समय गुजारा, सॉल्व नहीं हो रहा, छोटा ब्रेक लिया, फिर आप बैठ गए सॉल्व करने, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आपने एक छोटा ब्रेक लिया, आपने सॉल्व किया और आपको प्रॉब्लम आ गया। क्या होगा वो प्रॉब्लम आने के बाद? ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक वो इंटरनल हैप्पीनेस होगी, और आप कोशिश करेंगे कि आप दूसरे प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? आपके स्टडी आवर्स तो बढ़ेंगे ही, प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं, मैं ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, और ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप अपने एग्जाम्स के लिए वहीं तैयार हो जाते हैं। So I hope कि this tip will work for you, and it is definitely going to work. Students, work on it. I guarantee you this is going to help you out. ये इम्पॉर्टेंट है, एक ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला टिप है, दैट इज सेट टाइम टू वरी फॉर फ्यूचर। द स्पेलिंग ऑफ फ्यूचर इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, जस्ट करेक्ट इट, इट इज फ्यूचर एंड करियर। अपने समय को, जो इतना समय तो आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए आप दे रहे हैं, पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आप अपनी चीज़ों के लिए दे रहे हैं, रूटीन वर्क के लिए दे रहे हैं, लेकिन अपने समय को में थोड़ा सा समय निकालिए वरी करने के लिए। वरी का मतलब ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि बैठ के आप सोचो, वरी करो, परेशान हो, नहीं। वरी का मतलब यहाँ पे अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। जब आपके में परेशानी फ्यूचर को लेके होगी, जब आप उसको सोचोगे कि आगे क्या करना है, करियर कैसे हमको प्लान आउट करना है, तो वो सोच जो है वो आपको एक इग्निशन देगी, आपको एक पावर देगी, और तब आप और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने पढ़ाई की तरफ। तो अपने खाली समय में एक समय निकालिए, क्योंकि ये समय, ये सोचने का जो टाइम है, ये वाला जो सोच है आपकी कि मुझे क्या करना है, वो आप अपनी किताबें खोल के बैठ के उसमें वक्त मत बर्बाद कीजिए कि अभी आपका स्टडी आवर है, आपने किताबें खोली और अब आप बैठ के सोच रहे हो कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। ये समय आप खाली समय में, ये काम आप खाली समय में करने के लिए रखिए, कि जिस समय आप बिल्कुल खाली है, बैठ के थोड़ा समय मंथन करिए, थोड़ा सोचिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे करियर बनाना है, या मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मुझे कौन सा करियर ऑप्ट करना है। तो वो उसके लिए भी एक थोड़ा सा समय निकालिए, और वो आपको इग्निशन देगा, वो आपको एक गोल देगा वो काम करने का, आगे पढ़ने का, अपने सब्जेक्ट में कंसंट्रेट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग निगलेक्ट करते हैं। आप लोग इस पर सोचिए। जब आप वो सोचेंगे, आपके दिमाग में वो घुसेगा कि नहीं मुझे ये करना है, वो आपको एक इग्निशन देगा, एक पॉइंट देगा, वहाँ से आप अपने स्टडी की तरफ रुख करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन में और इजाफे होगा। So this will help you in concentrating more during your study hours, and also give a sense of future planning and make you goal oriented. आपको फिर गोल ओरिएंटेड, आपका गोल वहीं से डेवलप होना स्टार्ट होगा। अच्छा, मुझे एक अगर आप मुझे एक इंजीनियर बनना है या एक डॉक्टर बनना है, तो अगर मुझे करियर में ये करना, मुझे आगे फ्यूचर में ये करना है, तो इसके लिए मुझे इतने आवर्स की स्टडी देनी। अच्छा, कल से मैं इसमें ये काम करूँगी, कि इतना काम, इतना पढ़ाई करूँगी, ये चीज़, ये सब्जेक्ट में इतना टाइम दूँगी। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे धीरे धीरे ये भी एक पॉइंट है जिससे कि आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस वर ऑल द थिंग्स दैट वर रिलेटेड टू योर स्टडीज। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपसे कनेक्ट करेंगी, आपको आप में कॉन्फिडेंस दिलाने में हेल्प करेंगी, कोई और नहीं दिला पाएगा। और वो चीज़ें हैं आपकी
हॉबीज जो आपने एक स्लॉट रखा था ना, प्ले रिक्रिएशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, टाइम स्लॉट में आपके दिनचर्या में स्टडीज़ भी हो गई, स्कूल का टाइम भी आपने एक समय देना है, तो उस स्कूल का टाइम जो है आप यहाँ अपने हॉबीज़ में दे सकते हैं। और आपके हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग टैलेंट लेके पैदा हुआ है, हर एक के पास अपने तरह का एक टैलेंट है, क्रिएटिविटी है। अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते थे। स्कूल आवर्स जब होते थे तो स्कूल जाना आना, होमवर्क करना, पढ़ना, टेस्ट की तैयारी करना, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना, उसमें आप कहीं ना कहीं गुम हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिक्रिएट अपने आप को नहीं कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, थमी हुई है। बच्चों, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हो, बहुत सारा समय है आपके पास। सो स्पेंड टाइम फॉर योर हॉबीज़। देखो, इसके 3 फायदे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये आपको खुद से जुड़ने का टाइम देगा, आप खुद को एनालाइज करोगे, अरे मेरे अंदर ये क्षमता है, अरे मेरे अंदर ये, कभी कोई बच्चा हो सकता है बहुत अच्छा स्केचर हो, बहुत बढ़िया स्केचिंग करता है, उसे पता ना हो, लेकिन इस समय बहुत आराम से वो बैठ के स्केचिंग कर रहा है। आप बहुत अच्छा, एक आपके पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, ये एक आर्ट को आप बढ़ावा दे सकते हो आगे जाके। तो ये आप में आप ही से मिलाने का काम करता है, और आप अपने आप को ज़्यादा जान पाते हो अपने हॉबीज़ के थ्रू, और आप समझ पाते हो कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपके अंदर कितने सारे टैलेंट्स हैं। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट का चीज़ क्या होती है, जब आप अपने हॉबीज़ के साथ समय बिताते हो तो वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्लस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये मैं क्यों बोल रही हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब आप एक हॉबी को जब आप करते हो, सपोज गार्डनिंग ही कर रहे हो, अगर एक हॉबी आपकी गार्डनिंग है, तो आप कोई चीज़ को बहुत उस समय तक वो आप करते हो अपने हॉबी को, जब तक कि वो आपको अच्छे लगने तक के लेवल तक ना आ जाए, है ना। तो आप उसमें चेंज करते रहते हो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, या अगर आप पेंटिंग ही कर रहे हो, ड्राइंग ही कर रहे हो, तो आप बार बार इरेज करोगे कि नहीं ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको सीधी करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्षमता बनती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, आप खुद को वहां इंप्रूव कर रहे हो। तो ये सारी हैबिट्स आप अपने स्टडीज में भी लेकर आते हो, और ये आपको आपसे जोड़ता है, आपको इंप्रूव करने में, और प्लस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम कंस्ट्रक्टिवली। बहुत कंस्ट्रक्टिव टाइम आप इसमें यूज कर, आपका टाइम बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज हो रहा है इसमें, आप फालतू जगह अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे हो। अगर दिन के 24 घंटे में 2 घंटे आपने अपनी हॉबी पे दे दिए, तो आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया वहाँ पे। आपने ना तो चैटिंग करी, उसमें आपने समय बर्बाद नहीं किया, आपने किसी के साथ फालतू की गपशप नहीं करी, उसमें समय बर्बाद नहीं किया, आप कहीं घूमने नहीं निकले, आपने उसमें समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि आपने खुद को डेवलप किया है थ्रू योर हॉबीज़। तो यहाँ पे और दूसरा कि कोई डिस्ट्रैक्शन इसमें नहीं है, आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हो, तो ये भी एक सोर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत समय तक उसमें एंग्रॉस्ड रहते हो, तो यहाँ पे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता है, और वो आप में बहुत बेस्ट वे से डेवलप करता है। तो बच्चों, ये था टिप्स जो कि आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई लागत नहीं है, इसमें केवल आपको अपने को तैयार करना है, अपने साथ अपनी चीज़ों को लेके बैठना है, पढ़ने की चीज़ों को लेके बैठना है, अपने हॉबीज़ को भी इसमें जगह मिल रही है, उसको भी आप लेके चलिए। और सबसे लास्ट में जो है वो आपको है कि ये समय आप अपने पेरेंट्स के साथ, या क्वालिटी टाइम क्वांटिटी टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ आप दे सकते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं बच्चों, ये समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पिछड़ चुकी हैं, हम दादा दादी की कहानियाँ भूल चुके हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना हमारे पास समय नहीं है, ना पेरेंट्स के पास, ना हमारे पास अभी अच्छा समय है। आप उनके साथ कनेक्ट होइए, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनिए, उनसे कुछ चीज़ें प्रेरणा लीजिए, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगी पॉजिटिविटी की तरफ जाने में, और प्लस कहीं ना कहीं वो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर करेगा, और यही डिस्ट्रैक्शन जो है आपको कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएगा। So students, I hope you have liked the lecture। ये लेक्चर नहीं था, एक छोटा सा मोटिवेशनल एक था, हर बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, तो मेरी एक कोशिश है कि आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे और इससे आप बहुत कुछ गेन कर पाएंगे। सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव लाइक दिस, सो काइंडली share and subscribe Zahra's Classes channel. So we will meet in next lecture. Thank you.